Can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Are you comfortable with this color or should I change? Please change it. This? Sir, white or black is perfect. White and black are perfect. So I would prefer black rather than white. Chalo. We are starting a new topic today, and the topic is angular momentum. Acha, before starting the topic angular momentum, can you tell me what do you mean by the momentum? Momentum क्या होता है? The product of mass and velocity. If a body is moving in a certain direction, so it will surely have some velocity. Whichever body have any amount of velocity, it must possess some momentum. And the momentum of a moving body is defined as the product of mass and velocity of a body. It is denoted by P, that is vector P equal to mass into vector P. This momentum is a vector quantity whose direction is same as that of velocity. जो भी डायरेक्शन वेलोसिटी के पास होती है वही डायरेक्शन हमारे मोमेंटम के पास होती है. मोमेंटम ये बताता है एक तरीके से कि बॉडी के पास कितनी कॉन्टिन्यूटी मेंटेन्ड है. जैसे हम बोलते हैं कि मोमेंटम में चेंज डिसाइड करता है फोर्स कितनी लग रही है. सेकंड लॉ, दैट इज rate of change of momentum is equal to the force applied on the body. In the similar way, we have a quantity in the rotational motion called angular momentum. What is this angular momentum? क्या होता है बच्चों ये angular momentum? मैंने आपको कहा कि एक टर्म होता है टॉर्क. कैन यू डिफाइन व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क क्या होती है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, F into R परपेंडिकुलर. याद करो मैंने आप लोगों को टॉर्क का एक दूसरा नाम बताया था. कितने बच्चों को याद है? मोमेंट ऑफ फोर्स. मोमेंट ऑफ फोर्स. बिल्कुल सही बात है. हमने फोर्स का मोमेंट ले लिया. क्या मैं ये बोल सकता हूं कि किसी भी क्वांटिटी का मोमेंट ले लेना मतलब उस क्वांटिटी को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना? ठीक है, किसी भी क्वांटिटी का मोमेंट ले लेना मतलब कि उस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देना परपेंडिकुलर डिस्टेंस से. तो मैंने कहा जैसे फोर्स का मोमेंट टॉर्क होता है उसी तरह से मोमेंटम का मोमेंट एंगुलर मोमेंटम होता है. मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम. अब सर ये क्या बात है? चलो समझते हैं. देखिए बच्चों, मैं आपको एंगुलर मोमेंटम थोड़ी सी अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ. मतलब बुक्स में शायद कुछ और तरीके से मिलता है, मैं किसी और तरीके से पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए. ठीक है. वन मोर थिंग आई वांट टू से, फ्रॉम last 2-3 years, for the last 2-3 years, CBSE is changing its pattern, or we can say CBSE has clearly indicated to the schools, to the students, that we are moving towards a competency based approach. Now what is this competency based approach? बच्चों बात ये है कि एक एग्जाम होता है पीसा. कितने बच्चों को इसके बारे में पता है? PISA, PISA. How many of you know about this examination? सिद्धांत, हनी एंड प्रतिबिंब, 3 बच्चों को पता है. चलो ठीक है, हैंड डाउन करो, मैं बता देता हूँ. ये पीसा एक इंटरनेशनल लेवल एग्जामिनेशन है जो कि हर 4 साल 5 साल या समथिंग लाइक दिस फ्रीक्वेंसी से होता है कि इतने इतने साल बाद होगा, जिसमें कि सारे वर्ल्ड के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं. लास्ट ईयर व्हेन पीसा हैपेंड, द रिजल्ट्स वर वेरी शॉकिंग. द रैंकिंग ऑफ इंडिया वाज वेरी वेरी लो इन द पीसा एग्जामिनेशन. मतलब कि ये बताता है कि हम वर्ल्ड में एजुकेशन में बहुत पीछे हैं अगर हम स्कूल लेवल एजुकेशन की बात करें. टू ओवरकम दिस गैप, गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि अब कुछ करना है,
हमें स्किल पे भी काम करना है और हमें बच्चों को वर्ल्ड के सामने कॉम्पिटेंट भी प्रूव करना है कि हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स भी कॉम्पिटेंट है। देखो, ऑल्दो द टैलेंट इज देयर इन इंडिया, बहुत सारे आप लोगों को पता ही है कि सीईओ जो बड़ी बड़ी कंपनी के वो इंडिया के ही हैं, बट जो हमारा पोटेंशियल है हम उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। अगर हमारी इंडिया के बच्चे पढ़ने लगे जो नहीं पढ़ते, तो नो कंट्री कैन कॉम्पीट आइदर इन द टेक्नोलॉजी और इन एनी फॉर्म कि वो इंडिया से आगे निकल जाए। इतनी कैपेबिलिटी, इतनी वी कैन से पोटेंशियल वी हैव। तो पीसा में रैंकिंग को देखते हुए, इतनी बेकार रैंकिंग देखते हुए, आई थिंक इंडिया स्कोर्ड 73 और समथिंग एल्स, आई डू नॉट एग्जैक्टली रिमेंबर। तो गवर्नमेंट ने कहा, क्या बेटा? 77 sir. 77. So government has decided to take this initiative and he has clearly indicated to all the board from now onwards no need to show the love to the students कि चलो पास कर देंगे, इजी पेपर दे देंगे। तो सीबीएसई ने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया कि हम अपने पेपर्स के अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को इंक्लूड करना शुरू करेंगे। साइड बाय साइड एक दूसरा काम भी चल रहा है एजुकेशन पॉलिसी का, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, चेंज हो रही है। कुछ स्टेट्स में इंप्लीमेंट हो चुकी, कुछ स्टेट्स में इंप्लीमेंट होने वाली है। उसके अलावा जो सबसे मेजर चेंज है वो ये है कि क्वेश्चन पेपर में आसान क्वेश्चन ना देके अच्छे वाले क्वेश्चन देना शुरू करना, और ये होता आ रहा है। तो ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि ये साल ये वाला ईयर जो है हमारा, पिछले साल तो पेपर हुए ही नहीं बोर्ड के, ये लग रहा था कि इस बार क्या होगा, कोविड था, पेंडेमिक था, तो शायद पेपर आसान आ जाए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा। गवर्नमेंट सीबीएसई ने अच्छे वाले पेपर बनाने शुरू कर दिए, not only for the technical subject but also for the English and other subjects, जो कि बच्चे मानते थे कि रटने वाले सब्जेक्ट है। अब क्या वो पेपर हार्ड है? अगर मैं साइंस के पेपर की बात करूं क्लास 10th के, जो कि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि वो पेपर हार्ड है, तो थिंग इज दैट जो ये वर्ड आ गया कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच, गवर्नमेंट ने बस इस पे फोकस किया है। आपके पास एक सिलेबस की बुक होती है एनसीईआरटी, उन्होंने कहा हम एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएंगे। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये रूमर्स स्प्रेड कर रहे हैं कि हमारा जो पेपर था वो आउट ऑफ द सिलेबस था, 12th वाला था। लेकिन अगर हम उस पेपर को बैठ के अच्छी तरीके से एनालाइज करें, पढ़ें, समझें, तो कहीं ना कहीं 100% वो पूरा पेपर एनसीईआरटी से ही लिंक्ड है। अब कौन बच्चा है जो कि उस पेपर को में बहुत अच्छा स्कोर कर पाया है? केवल वो बच्चा जिसने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से रीड किया है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को अपने दिमाग में समझा है, उस कॉन्सेप्ट को समझा है। देखो, टाइपोलॉजी कुछ भी आएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कुछ भी कर देंगे। हाँ, मैनिपुलेशन अच्छे से अच्छा दिया है सीबीएसई ने, इंग्लिश के पेपर में भी, साइंस के पेपर में भी। आज मैथ का पेपर हुआ था, मैथ के पेपर में ये लिमिटेशन है कि मैथ में बहुत ज्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं बनाए जा सकते 10th क्लास लेवल पे, तो इसलिए उसकी मजबूरी थी। तो आज का पेपर आसान था, आज का पेपर हार्ड नहीं था, हार्ड आ ही नहीं सकता था, क्योंकि जो मैक्सिमम एनसीईआरटी में से बन सकता था वो बनेगा। अभी परसों को 7 तारीख को मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है। आई एम वेरी मच श्योर, नहीं शायद, हाँ मैथमेटिक्स का नहीं, मैथमेटिक्स का 6 को है और फिजिकल का 7 को है। आई एम वेरी मच श्योर जो परसों 6 तारीख को मैथमेटिक्स का पेपर होगा बोर्ड का, वो बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि कैलकुलस है पूरी, डिफरेंशिएशन और ये सारी चीजें हैं। बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, सिमिलर विद द फिजिक्स। बट द थिंग इज दैट अगर किसी बच्चे ने एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन पढ़ के समझ के अपने दिमाग में घुसा लिया, तो उस बच्चे के लिए कैसा भी पेपर आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। जो बच्चा सिर्फ ऊपर से चीजें रट के चले जाता है, बस ठीक है पेपर में जाके जो होगा हमने पढ़ तो लिया ही एक बार, अब वो चीजें काम करनी बंद कर रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल बंद हो रही हैं वो चीजें। मतलब अब आगे जितने भी साल पेपर्स होंगे, आप लोग भी क्योंकि 12th में आने वाले हो 3-4 महीने बाद, तो इसलिए मैं भी आप लोगों को अभी से बता रहा हूँ। मतलब कि ऐसे समझ लो कि जो बच्चे सीबीएसई की तैयारी करते थे उन्हें कम से कम नीट लेवल वाली तैयारी करनी पड़ेगी। इतना लेवल ऊपर हो गया कि अब आप खाली रट के नंबर नहीं ला सकते थे जो अब तक आ जाया करते थे 12th क्लास में। दैट्स व्हाई यू नीड अ परफेक्ट गाइडेंस आल्सो। अच्छे टीचर्स आपको चाहिए जो कि आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके सारे, और आप में भी वो कैपेबिलिटी हो कि आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ के और सेल्फ क्वेश्चंस बना के देख रहे हो कि इस लाइन में से क्या क्वेश्चन बन सकता है, इस लाइन में से क्या क्वेश्चन बन सकता है। 10th क्लास का साइंस का पेपर जो था, फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री में भी कुछ क्वेश्चन थे,
बोल रहे हैं कि क्या ये एनसीईआरटी से बाहर थे? हाँ, जो वर्ड लिखा हुआ है वो एनसीईआरटी से बाहर है, कुछ ना कुछ पैराग्राफ आया था जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप 10th क्लास के सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब उसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि अगर एनसीईआरटी पढ़ी हुई है और समझी हुई है पढ़ के, तो बच्चा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है आसानी से। दिस इज द थिंग व्हाट गवर्नमेंट इज करंटली डूइंग, सीबीएसई इज करंटली डूइंग। वो इतना मैनिपुलेट करके पेपर को दे रही है कि जिस बच्चे ने एनसीईआरटी को रीड करा है वही बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है। समझ में आ गई बात? तो वही मैं बोल रहा हूँ, जैसे एंगुलर मोमेंटम है, आई कैन टेल यू द डेफिनेशन इन अ सिंगल मिनट, 1 मिनट लगेगी मुझे, मैं आपको डेफिनेशन लिखवा दूंगा, आपको सेटिस्फेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है ये डेफिनेशन ये फॉर्मूला। लेकिन एनसीईआरटी के अंदर एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड एक एग्जांपल दिया हुआ है, अभी मैं आपको समझाऊंगा वो वाला एग्जांपल। उस एग्जांपल को पढ़ने के बाद हमें क्लियर होता है कि एंगुलर मोमेंटम का रोटेशनल मोशन से कोई लेना ही देना ही नहीं है। एंगुलर मोमेंटम तो एक सिंपल मूविंग बॉडी का भी हो सकता है। समझ में आई मेरी बात? तो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू चेंज इन योर हैबिट ऑल्सो। ये सारी चीजें जो आप लोगों को अपनी हैबिट के अंदर चेंज लेके आना पड़ेगा। समझ में आ गई बच्चों बातें? हर चीज को पढ़ो, समझ के पढ़ो, केवल रट के वहां पे लिख के आने के लिए मत पढ़ो, क्योंकि वो चीजें काम नहीं करेंगी। एमसीक्यू पेपर आए या ना आए, चाहे पेपर डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव आए, चाहे पेपर एमसीक्यू आए, पैटर्न बड़े आसानी से चेंज किया जा सकता है, हार्ड क्वेश्चंस को इंक्लूड बड़े आसानी से किया जा सकता है, और अब गवर्नमेंट सीबीएसई कर रही है उस चीज को। हर साल थोड़ा थोड़ा लेवल इंक्रीज हो रहा है। समझ पा रहे हो इन बातों को? आई डोंट नो कि आपके स्कूल में 11th क्लास के पेपर्स कैसे आ रहे हैं, वो इंटरनल है, जो भी है वो स्कूल के टीचर्स पे डिपेंड करता है प्योरली। लेकिन अगर हम सीबीएसई के पेपर्स की बात करें तो अब सीबीएसई बोर्ड उतना आसान नहीं है जितना आसान पहले हुआ करता था। क्या सबको ये बात क्लियर है? Yes, sir. तो प्लीज थोड़ा सा अपने हैबिट के अंदर चेंजेस लेके आओ, मेहनत करनी स्टार्ट करो, चीजों को समझ के पढ़ना शुरू करो, अपने आप से क्वेश्चन बनाओ। ये नहीं कि 15 साल के पेपर पढ़ के चले गए उसमें से क्वेश्चंस आ जाएंगे, नहीं, अब ऐसा धीरे धीरे आगे नहीं होगा। ठीक है, चलिए बच्चों सुनो बात को। मैंने कहा देयर इज अ सर पॉइंट। हाँ बेटा बोलो। सर ऑफलाइन क्लास में चैप्टर सेकंड टर्म के चल रहे हैं। हाँ, आप आना चाहते हो तो कल आ सकते हो। ओके सर। आप कल आ सकते हो, ठीक है? सर 3:30 से 5। नहीं नहीं नहीं, मैं टाइम बताऊंगा, मॉर्निंग में रखूंगा। हाँ सोनाली बोलो। तो वैसे हमारा टर्म 2 कब शुरू होगा, क्योंकि टर्म 2 में भी काफी चैप्टर है और टाइम कम है। बेटा कोई टाइम कम नहीं है, आपके स्कूल में भी कल ही शुरू हुआ है अभी, मतलब हाँ सर, मतलब कोचिंग के लिए नहीं, स्कूल के लिए भी देखा जाए तो टाइम बहुत कम है। नहीं है टाइम कम, बहुत सही टाइम है बेटा। सिलेबस ही ऐसा डिजाइंड है, वो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, आगे चैप्टर बहुत छोटे हैं। अभी हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को करने के बाद रोटेशनल सॉरी ग्रेविटेशनल की ग्रेविटेशन की मैं आपको पूरी वीडियोस प्रोवाइड करूंगा सारी, जो कि ऑलरेडी बन रही है, ठीक है? और इस चैप्टर के बाद हम शुरू कर देंगे, एंड दैट विल टेक हार्डली 3 days इन वन चैप्टर। बस फ्लूइड में टाइम लगेगा, बाकी सारे चैप्टर 3-3 दिन के हैं, तो हो सकता है फरवरी के मिड तक या फरवरी के एंड तक तो हो ही जाएगा बड़े आसानी से। ठीक है, ओके But sir, सर। फेब के फर्स्ट वीक में एग्जाम्स हैं। क्या बेटा फेब के फर्स्ट वीक में एग्जाम्स हैं, इतनी जल्दी? एनुअल्स। बेटा वो स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर फेब के फर्स्ट वीक में एग्जाम ले रहे हैं, वैसे बहुत जल्दी है फेब के फर्स्ट वीक में, एटलीस्ट मार्च होना चाहिए, और फेब के फर्स्ट वीक में तो भी कोई टेंशन नहीं है, अभी आपके पास पूरे 2 महीने हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, मैं सिर्फ ये बोलूंगा। जितने चैप्टर कोचिंग सर में कवर हमारे कर सकते। जनवरी में। कौन है बेटा ये? सर ध्रुव। जनवरी में ही है एग्जाम बेटा। एक्चुअल में यस ये सर पैटर्न 22 है, और सर वही तक सिलेबस देंगे जहाँ तक करवा देंगे, और सर सेकंड बुक के सेकंड चैप्टर पे चल रहे हैं। फ्लूइड पे ना, फ्लूइड्स पे अभी देखो, ये पैटर्न हम लोगों ने भी स्टार्ट किया था इन माय स्कूल आल्सो, कि हम लोग फरवरी के अंदर पेपर करा के मार्च से नया सेशन स्टार्ट कर दें। लेकिन बेटा सिचुएशंस आर नॉट फेवरेबल, समझ रहे हो ना, कि अगर ऑफलाइन क्लासेस होती हैं तो हमारा सिलेबस बहुत जल्दी चलता है, बहुत आगे चलता है, तो वो थोड़ा सा लगेगा। और दूसरी बात मैंने बताया था आपको कि हम लोग दिसंबर में एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे अब, मतलब कि अब ये समझ लो कि इस मंथ में आपकी रेगुलर, मैं थोड़ा फ्री हूँ बिकॉज देयर आर नो 12th क्लासेस, बोर्ड चल रहे हैं उनके, तो मैंने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया हुआ बच्चों को। तो आप मान के चलिए कि
हम ऑलमोस्ट डेली अब क्लास रखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं डेली आपको रात को 9 से 10 क्लास रखता हूँ 9 to 10 PM, तो क्या सब बच्चे अटेंड कर सकते हैं? रोज नहीं, 3 दिन, जिन दिन हमारा बैच नहीं होता, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। Sir, I have no class. Yes, sir. मेरी मैथ्स होती है। सर थोड़ा सा हो सकता है 8:45 से 9:45 उस टाइप से थोड़ा। नहीं नहीं, पहले मुझे बताओ, सोनाली और एक लड़का किसने बताया मुझे, Sir, Siddhant. दान चोपड़ा। Sir, मेरी भी केमिस्ट्री क्लास होती है। कौन सी? 9 to 10 PM। बेटा माइक बंद करो पहले। 9 to 10 PM बेटा माइक बंद करो जल्दी। 9 to 10 PM मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। किस किस की बैचेस होते हैं एक बार नाम बताना। सोनाली, सिद्धांत और लक्ष्य लक्ष्य का कौन सा होता है? केमिस्ट्री। और सर मेरा कंप्यूटर होता है। अरे बेटा कंप्यूटर कौन पढ़ता है, चुप रहे। ठीक है, मैं बात कर लूंगा आप लोगों से, ठीक है, क्योंकि और कोई टाइम निकालना पॉसिबल नहीं है। तो अगर हमारी इस मंथ में रेगुलर क्लास चलेंगे तो हम लोग बहुत आगे पहुंच जाएंगे, मतलब फ्लूइड और वो भी खत्म हो जाएगा, तो फिर हार्डली जनवरी में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, आप ये समझ लो कि अब जो चैप्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत छोटे छोटे चैप्टर है। जैसे हम बात करें इलास्टिसिटी की तो 2 ही दिन का चैप्टर है, उसके बाद फिर वो फ्लूइड वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते का मान लो, उसके बाद सारे चैप्टर 3 दिन वाले हैं। ऑल आर वेरी स्मॉल चैप्टर्स। ठीक है, चलिए बच्चों सुनो बात को। मैंने कहा अगर हमारे पास मान लो कोई पॉइंट है और इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में एक मेरी बॉडी है जो मूव कर रही है इस तरीके से, राधिका कुछ बहुत जल्दी नहीं आगे बेटा आप। इस वीडियो की रिकॉर्डिंग देख लेना प्लीज, मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें समझाई हैं आपके 12th क्लास के लिए और तैयारी के लिए, 11th क्लास की तैयारी के लिए। मान लो बच्चों ये बॉडी है, ये मूव कर रही है इस तरीके से, तो ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट से लेके इस बॉडी तक का कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्या समझ पा रहे हो ये बात? इसको मैं आर बोल दूं, और ये जो बॉडी हमारी मूव कर रही है, इस बॉडी के पास कुछ मोमेंटम है जिसको मैं बोल देता हूं पी। ठीक है, तो व्हाट आई हैव डन, मैंने क्या किया, मैंने मोमेंटम को डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया। मनीषा माइक बंद कर लो बेटा। मैंने मोमेंटम को इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया। सर वो क्वांटिटी क्या बोली जाएगी? वो बोला जाएगा इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी अबाउट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ momentum with the perpendicular distance between line of action of momentum and perpendicular distance between line of action of momentum and the point. और अगर हम रोटेशन की बात करें तो रोटेशन में इस पॉइंट की जगह बन जाएगा बच्चों एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे कि मैंने बोला, अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है, मान लो देयर इज अ रैंडम बॉडी व्हिच इज रोटेटिंग अबाउट अ एक्सिस, ये इसकी एक्सिस है, ऐसे रोटेट कर रही है बॉडी, तो बच्चों इस बॉडी के ऊपर हर एक पार्टिकल जो प्रेजेंट है, पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 2, पार्टिकल नंबर 3, ये पार्टिकल आपको कैसे घूमते हुए नजर आएंगे बच्चों? सर्कल्स में, यस और नो? तभी तो बॉडी रोटेट करेगी। तो जब पार्टिकल्स हमारे सर्कल में घूम रहे हैं तो क्या मैं बोल सकता हूं एट अ सर्टेन इंस्टेंट इस पार्टिकल के पास एक वेलोसिटी है टेंजेंट के अलोंग, जो इसका सर्कल है रेस्पेक्टिव सर्कल ये वाला, अगर इसका ये वाला सर्कल है बच्चों,
तो इस टाइम पे इसके पास किसी भी पॉइंट पे जब ये मतलब ये पार्टिकल घूमेगा तो ऐसे वेलोसिटी होगी v। समझ पा रहे हैं बात को? अब अगर वेलोसिटी होगी तो वेलोसिटी की वजह से मोमेंटम भी होगा। उस मोमेंटम को मल्टीप्लाई कर दो किससे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहां से कहां तक का? एक्सिस से लेके पॉइंट तक का, जिस पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम हम किसी पॉइंट का भी निकाल सकते हैं, किसी बॉडी का भी निकाल सकते हैं। अगर हम किसी बॉडी का निकाल रहे हैं तो उस बॉडी को देखो कि उस बॉडी का मोमेंटम का मल्टीप्लिकेशन कितना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। और अगर पॉइंट का निकाल रहे हैं तो उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है एक्सिस से लेके उस पॉइंट तक। समझ में आ गई बात? देखिए जरा एक बार, मैं इसको दोनों को रब करके आप लोगों को डेफिनेशन लिख पा रहा हूं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी और अ पॉइंट। क्या, चलो एक काम करो, पहले पॉइंट के लिए डिफाइन करते हैं। ऑफ अ पॉइंट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बच्चों बताइए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से कहां तक का? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, बोलो, Axis of rotation and line of action of force. not force, line of action of momentum and axis of rotation. ओके अभी मैं फिलहाल आपको बॉडी बना के दिखा रहा हूं। सर वही स्लाइड कर दीजिए एक बार दोबारा। तो मतलब ये जो लाइन ऑफ एक्शन है ये हर किसी के लिए बदल जाएगी, हर क्वांटिटी के लिए। दोबारा पूछो। ये जो लाइन ऑफ एक्शन है ये हर क्वांटिटी के लिए बदल जाएगी, लाइक टॉर्क में फोर्स हो जाएगी, मोमेंटम में मोमेंट, और लाइक बेटा दैट ऑन वो दोनों फुल क्वांटिटी अलग अलग है। क्वांटिटीज। वो टॉर्क है, ये एंगुलर मोमेंटम है। टॉर्क में फोर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस में, और एंगुलर मोमेंटम में मोमेंटम का मल्टीप्लिकेशन होता है इससे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। गॉट इट? नाउ ओके सर। नाउ एक सेकेंड। अब मैंने कहा कि मान लो अगर ये बॉडी है इस तरीके से रोटेट कर रही थी, एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। देयर इज अ पार्टिकल whose momentum is p and the perpendicular distance from the line of action of rotation is r। तो इस वाले पार्टिकल के लिए जो एंगुलर मोमेंटम डिफाइन होगा उसको हम L से डिनोट करते हैं, वेक्टर L, एंड वेक्टर L इज डिफाइंड एज P into R perpendicular। P into R perpendicular। P is the momentum and R perpendicular is the perpendicular distance between line of action of momentum and the axis of rotation। अच्छा अब एक बात और, वही वाली बात क्या कि यहाँ पे ये मोमेंटम की लाइन है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। हो सकता है पूरी पूरी मोमेंटम की लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस के मतलब डिस्टेंस के पूरी पूरी परपेंडिकुलर हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अगर जरूरी नहीं है तो वही काम होगा जो टॉर्क में हुआ करता था। क्या काम बच्चों? एल निकालने के लिए बताइए क्या करेंगे? एल निकालने के लिए बताइए क्या करेंगे? कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, पी साइन थीटा और पी कॉस थीटा। तो जितना पार्ट परपेंडिकुलर होगा वो काम करेगा, वो एंगुलर मोमेंटम देगा। तो बच्चों हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो एल होता है वो पी साइन थीटा इंटू आर बी होता है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं आर पी साइन थीटा। और अगर हम इसको आर इंटू पी इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं तो हम इसको वेक्टर एल को वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी भी लिख सकते हैं। मतलब कि इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ किस किस का? इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ distance and momentum। It is also defined as cross product of distance and
लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अच्छा अब जरा सुनना मेरी बात को। अगर मैंने बोला कि ये हमारी बॉडी थी, इस बॉडी के ऊपर सारे पार्टिकल जो प्रेजेंट है वो ट्रांसलेशन मोशन में है। अगर बॉडी इधर जा रही है तो मैंने कहा इसकी वेलोसिटी v है। अब देखो क्योंकि बॉडी ट्रांसलेशन मोशन में है तो बच्चों हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होगी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हर पार्टिकल का मोमेंटम बराबर होगा। यस और नो? नाउ अब क्या मैं इसका मोमेंटम निकाल सकता हूँ इस वाले पॉइंट के अबाउट? हाँ, मतलब एंगुलर मोमेंटम, नॉट ओनली मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है एंगुलर मोमेंटम के लिए एक्सिस ही होनी चाहिए, एंगुलर मोमेंटम के लिए कोई पॉइंट भी हो सकता है। तो आप लोग मुझे बताइए, अगर इस पॉइंट से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? r। तो बताइए इसका जो एंगुलर मोमेंटम L होगा वो कितना होगा बच्चों? बोलो बोलो। MVR। mvr। अरे समझ में आ रही है बच्चों बात? अच्छा अगर यही ऐसे होता कि बॉडी जो है वो टेढ़ी जा रही है, बॉडी जो है वो ऊपर को जा रही है यहाँ को, और पॉइंट यहाँ पे है, तो क्या करेंगे बताओ? बोलो बोलो। आरबी साइन थीटा। बिल्कुल, कि सर अगर ये डिस्टेंस r है और ये mv है, तो अब mv के दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लेंगे। अगर ये हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बना रहा है, सॉरी अगर ये वर्टिकल से यहां से एंगल थीटा बना रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक mv cos थीटा और एक mv sin थीटा। तो कौन सा कंपोनेंट है जो परपेंडिकुलर है बच्चों? mv sin थीटा r के। तो इस केस में जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? mvr इंटू साइन थीटा। समझ में आ गई बात? अच्छा एनसीईआरटी में एग्जांपल में क्वेश्चन ये है, अगर एक बॉडी सीधी चल रही है रोड पे, तो बताइए इस बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम है एक पॉइंट के अबाउट, वो कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। कांस्टेंट होना चाहिए। ये क्वेश्चन है, देखो अगर ये मेरा पॉइंट है और ये मेरी बॉडी है, ये बॉडी इधर जा रही है v वेलोसिटी से, तो बताइए इस बॉडी का इस पॉइंट के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? वेरिएबल। और कोई बताओ, कांस्टेंट होगा वेरिएबल होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों होगा, वेरिएबल क्यों होगा? सर वेलोसिटी सेम है और बोलो बोलो बोलो। सब वेरिएबल होना चाहिए क्योंकि जो आर परपेंडिकुलर है वो वेरी करेगा। यस सर। कौन बोल रहा है ये बात? सर सौम्या। सौम्या आप जस्ट उल्टा बोल रहे हो। देखो बच्चों, ये बॉडी कहीं भी चली जाए, ये बॉडी कहीं भी चली जाए, अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है बच्चों? वेलोसिटी। तो आप लोग जरा ये बताओ, इस बॉडी से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कांस्टेंट होगा वेरिएबल होगा? कांस्टेंट। जब मैं जो पूछता हूँ उसका उल्टा बताते हो। ये डिस्टेंस वेरिएबल है, कांस्टेंट वेरिएबल है? होगा क्योंकि आर चेंज होता जा रहा है। लेकिन बच्चों जो डेफिनेशन है वो डिस्टेंस को मानती नहीं है, वो किसको मानती है? डिस्प्लेसमेंट। नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमेशा ही कांस्टेंट है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? ये बॉडी सीधी चल रही है सड़क पे, अब बॉडी अगर सीधी ही चलती रहे तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोमेंटम यही है जो मैंने डॉटेड बनाई है। भाई मोमेंटम यहाँ भी mv है, यहाँ भी mv है, यहाँ भी mv है, और ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोमेंटम है। तो क्या इस पॉइंट से लेके इस लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज हो रहा है या वेरिएबल है? देखो बॉडी से डिस्टेंस चेंज हो रहा है, कभी कम है कभी ज्यादा है इस तरीके से, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। अरे हाँ या ना? बट सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कैसे कांस्टेंट रहेगा, फिर वो भी तो चेंज करना तो चाहिए। वो तो लाइन ऑफ एक्शन से कांस्टेंट है ना, लेकिन बॉडी से कांस्टेंट थोड़ी रहेगा। बेटा एक बात बताओ, अगर मैंने बोला कि ये मेरा पॉइंट है, बॉडी अभी यहाँ पे है, इस बॉडी का मोमेंटम की लाइन ऑफ एक्शन ये है,
mv, और ये मेरा Yes, परपेंडिकुलर sir. डिस्टेंस। अब अगर मेरी बॉडी यहां भी चली जाती है तो इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम की मैं बात कर रहा हूं, इसके पास अभी भी वही सेम कांस्टेंट वेलोसिटी है जो पहले थी, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोमेंटम तो यही रहेगी ना। देखो लाइन ऑफ एक्शन इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकती है, फोर्स की भी और मोमेंटम की भी। सर तो मतलब लाइन ऑफ एक्शन अगर सेम है तो फिर मोमेंटम सेम रहेगा। बेटा उल्टा बोलो, मोमेंटम सेम है इसलिए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोमेंटम सेम है। क्योंकि बॉडी ने, अगर हाँ बॉडी हल्की सी भी टर्न ले जाए, बॉडी चलते चलते हल्का सा ऐसे मुड़ जाए, गया काम से। क्यों? अब बॉडी ने अपनी वेलोसिटी को चेंज कर लिया, वेलोसिटी चेंज होने से मोमेंटम में चेंज आ गया। जब तक बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट तब तक मोमेंटम कांस्टेंट, तब तक एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट। अगर बॉडी ने टर्न ले लिया, घूम गई बॉडी थोड़ी सी, तो इस पॉइंट से लेके अब एक्सिस तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम नहीं रहेगा। अब देखो अगर बॉडी ने टर्न ले लिया तो अब उसकी लाइन ऑफ एक्शन ये बन जाएगी। क्या समझ पा रहे हो बात को? मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हो गया, मैं अपनी जगह पे ऐसे खड़ा हुआ हूं, मेरे सामने से गाड़ी जा रही है और वो गाड़ी बिल्कुल सीधी चलती जा रही है, तो भले ही वो गाड़ी का डिस्टेंस चेंज हो रहा है, लेकिन उस गाड़ी का जो लाइन ऑफ एक्शन है मोमेंटम का वो तो सीधा है। मेरे से लेके उस लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट है। बात समझ में आई? सर एक बार ये रिपीट कर दीजिए, मतलब लिखवा दीजिए। एक सेकंड रुकना। मतलब सर जब पार्टिकल जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन में चलेगा तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी उसके साथ, वो जो पॉइंट आपने माना था रेडियस के लिए, वो भी उसके साथ चलेगा। रेडियस रेडियस नहीं कह रहा मैं बेटा, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, रेडियस मत कहो उसे। मींस रोटेशन होना जरूरी नहीं है एंगुलर मोमेंटम के लिए। एक सिंपल मूविंग बॉडी का भी एंगुलर मोमेंटम हो सकता है अलग अलग पॉइंट के अबाउट, अलग अलग पॉइंट्स के अबाउट एक सिंपली मूविंग बॉडी का एंगुलर मोमेंटम हो सकता है। तो बेटा आप ये मत कहो चलेगा, जब बॉडी ट्रेवल कर रही है उसके पास मोमेंटम है, और मोमेंटम है तो मोमेंटम की एक डायरेक्शन है। क्या वो डायरेक्शन चेंज होगी अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी? तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, यस सर। और जब तक वो डायरेक्शन कांस्टेंट तब तक वो भी कांस्टेंट। देखो लीनियर बेटा मोमेंटम कांस्टेंट। बिल्कुल। हनी पूछ रहे हो कुछ? यस सर। सर जो बॉडी रोटेट कर रही है सर उसका एंगुलर मोमेंटम 0 होगा? नहीं बिल्कुल भी नहीं होगा, अभी बताऊंगा। ये देखो क्या बोला हुआ है, एग्जांपल 7.6 रीड करो। एग्जांपल 7.6 को रीड करो जल्दी से। क्या सारे बच्चे करो। आपको इस बात को प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है बच्चों? The angular momentum about any point of a single particle moving with a constant velocity remain constant throughout the motion. तो अब देखो इसका सॉल्यूशन, ये डायग्राम देखिए जरा। That particle is moving with velocity v at any point p at some instant. We want to calculate the angular momentum of particle p about an arbitrary point O. हमने arbitrary point मान लिया O. The angular momentum is L equal to R into mv. Its magnitude is mvr sin theta, where theta is the angle. Although the particle change position with the time, the line of direction of the v remains same, and hence r sin theta is constant. Yeah, r is always constant. Got it? अभी समझ में आ गई सबको बात कि अगर ये पार्टिकल अपनी वेलोसिटी को कांस्टेंट रखे v को, तो इसका जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोमेंटम है वो हमेशा ये रहेगा। अब अगर हम कोई भी पॉइंट मान लेते हैं, ये रहा पॉइंट, तो इस पॉइंट से पार्टिकल यहां चला जाए, 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 लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो हमेशा यही रहेगा r।
अभी बात क्लियर है सबको? यस सर। एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि मोमेंटम का भी मोमेंट है। मोमेंटम का भी मोमेंट होने का मतलब मोमेंटम को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर बॉडी रोटेट कर रही है तो हर पार्टिकल के पास अलग अलग एंगुलर मोमेंटम होगा। अच्छा ये बात कौन बच्चा जस्टिफाई करेगा कि अगर बॉडी रोटेट कर रही है तो हर पार्टिकल के पास अलग अलग एंगुलर मोमेंटम क्यों होगा? बताइए, बोलो बोलो।